हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल एसएससी सीजीएल टियर 1 का 2019 का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में ना कई सारे डाउट्स क्रिएट हो गए, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, कैसा वीडियो जिसमें कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएं और आप फाइनली सब कुछ समझ के जान के आगे पढ़ाई में लग जाएं। आपका रिजल्ट कैसा भी आया हो सकता है आप इसमें क्लियर कर गए हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और हो सकता है आप क्लियर ना कर पाए हो। तो अगर आप क्लियर नहीं भी कर पाए, फेल भी हो पाए, तो भी मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं कि जो कट ऑफ आया है, ये कट ऑफ इतना हाई क्यों आया है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, एक्चुअली ये उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे एग्जैक्टली एसएससी ने ऐसा क्यों किया, इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया, और इस कट ऑफ का अब फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या है। मतलब कि हमारा टियर 2 होने वाला है, टियर 3 होने वाला है, तो इन एग्जाम से हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि जो टियर 2 और टियर 3 है, क्या ये साथ में होंगे या अलग अलग होंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि इसका रिजल्ट आता था टियर 2 का, उसके बाद में टियर 3 होता था। तो एसएससी ने क्लैरिफाई किया नहीं है नोटिस में, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कट ऑफ की। हम कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं। 3 लिस्ट में, जैसा कि आपको पता होगा, कट ऑफ आपका आया है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि किसी भी 2 लिस्ट में एक साथ हो सकता है। जैसे कि आपने मान लीजिए जेएसओ वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपका लिस्ट 2 में नाम होगा, लिस्ट 3 में भी नाम होगा। अगर आप एओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो लिस्ट 1 में और आपका लिस्ट 3 में नाम होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो गया आपका, जो ओपन वाला जो है, मतलब कि जिसमें केवल क्वांट और इंग्लिश आप देने वाले हो, तो लिस्ट 3 जो है आपकी, उसमें कट ऑफ गया है 147, ठीक है। 147 है ओपन कैटेगरी का, ओबीसी का 135 है, आपका एससी का अराउंड 115 है, और एसटी कैटेगरी का 105 नंबर है। और इसके अलावा सारी कैटेगरी से कट ऑफ आपको पता है, और ये कट ऑफ बहुत हाई है। और उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखोगे ना जो सिलेक्ट हुए हैं टियर 2 के लिए, वो है 1,25,000 के आसपास, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्स। जैसे कि आप 2018 वाली एग्जाम देखोगे तो 1,55,000 के आसपास थे। अगर आप 2017 वाली एग्जाम देखोगे तो वहाँ तो 2 लाख के ऊपर थे। तो एसएससी ने एक्चुअली डेलिबरेटली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम लिए हैं, जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम लेने का पर्पस, जहाँ तक मुझे लगता है, वो यही होगा कि जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट करवानी है वो नो डाउट आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को ध्यान में रखते हुए करवानी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना ही करना है। तो हो सकता है कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन अभी है, तो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए यही चाहते हैं कि कम से कम लोग एग्ज़ाम सेंटर तक आएँ। तो हालांकि मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, जिनके स्कोर आ रहे थे अच्छे खासे, मतलब जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिलेक्शन होना है, और उनका नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, और कहीं ना कहीं एसएससी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब आप 1,25,000 बच्चों की एग्ज़ाम करवा रहे हो, तो 25,000 और की करवा लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है। तो यार वो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें अपने हाथ में है ही नहीं। और मेरा एक ही सिंपल सा रूल है लाइफ का कि वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं होती, उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक। तो ये जो कट ऑफ गया है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कट ऑफ है ना, इसका इम्पैक्ट अब पड़ेगा आपके टियर 2 पे। क्योंकि आप अगर देखोगे लिस्ट 1, आपकी लिस्ट 1 में 9,000 बच्चों जो देंगे एओ वाली एग्ज़ाम, वो 9,000 बच्चे, उनके कट ऑफ कितना है, 180 मार्क्स। और कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है कि मिनिमम इतने नंबर हैं। 180 के ऊपर भी कई लोग गए होंगे, मतलब कि 9,000 बच्चे जो हैं वो देने वाले हैं आपका एओ वाली एग्ज़ाम टियर 2 में। तो जो सबसे आखिरी बच्चा होगा उसका नंबर है 180। इसका मतलब पता नहीं कितने ज़्यादा नंबर होंगे वो टॉप 9,000 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 1,25,000, ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलना कि आपको टफ कंपटीशन टियर 2 में मिलने वाला है। ओके, तो वो चीज़ आप दिमाग में रख के वैसे तैयारी शुरू करना। रहा सवाल वो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जो फेल हुए हैं, तो देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 2 चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि यार आप एक चीज़ समझो कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, उसके पीछे सबसे बड़े रीज़न भी आप ही होंगे। नो डाउट कि आपने एफर्ट लगाया है, नो डाउट कि आपने बहुत प्रयास किया होगा, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कोई कमी रही होगी। आपके प्रयासों में, आपके वो स्ट्रैटेजी में, आपने चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं कमी रखी है। तो यार बैठ के सोचने से या परेशान होने से मतलब नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन, मैंने भी फेस की है लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी हो चुका है उसको भूल के, जो भी आपने गलतियाँ की उसको उठा करके आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और आगे बढ़ जाओ। इसका सबसे बढ़िया तरीका वही है। अगर आप जितना सोचोगे उतना अपना नुकसान अपना करने वाले हो। हालांकि
अब क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप CGL 2020 आपको एस्पायर करना होगा, अगर आप CHSL की एग्जाम दे रहे हो तो फिर अच्छी बात है, CPO की आने वाली है वो दे रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप CGL 2020 अगर कर रहे हो तो उसमें काफ़ी टाइम है। बट अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि केवल CGL की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक PO की भी एग्जाम, वो भी एक ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिलती है अलग अलग बैंक में, और अगर SBI PO आप निकालते हो तो उसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये एग्जाम भी आप एक साथ कैसे दे सकते हो, क्योंकि देखो सिलेबस तो एक जैसा ही होता है ना, वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही रहने वाला है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, ताकि आप ये प्रॉब्लम में ना हो कि एक ही एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं और फिर हम सिलेक्शन ना हो तो हम डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये चीज़ का आप रखना अपने पास में, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से हो सकता है शुरू हो सकता है जो फेलियर है आपके लिए आपकी स्टेपिंग स्टोन बन जाए सक्सेस को लेकर के। तो आप तैयार रहना इसके लिए, अभी से जुट जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आगे नॉर्मलाइजेशन की, है ना। तो कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सर ये मार्क्स जो आए हैं, जो कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज है या रॉ है। तो यार ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, एक्चुअली फाइनल लिस्ट है। कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि ये जो लिस्ट आई है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और हमारे नंबर बढ़ के आ जाएंगे और हम आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये फाइनल रिजल्ट है Tier 1 का, और इसके बाद अब कोई लिस्ट नहीं आ रही है। आपके जो भी नंबर थे जो सिलेक्ट हुए उनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी आप 147 नहीं पहुंच पाए, तभी आप बाहर हो गए, ठीक। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। अब एक और चीज़ है, Tier 2 और Tier 3 की जो लिस्ट है, आपका जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है कि Tier 2 आपका होगा 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर और Tier 3 होने वाला आपका शायद 1 नवंबर को। तो यहाँ पर आपको लगभग 15 दिन के आसपास मिल रहे हैं, पर ये क्लैरिटी अभी भी नहीं है। SSC ने ये नहीं बताया कि क्या एडमिट कार्ड एक ही होगा, मतलब कि Tier 2 होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका Tier 3 होगा, या एक साथ होने वाला है। तो यार देखो ये क्लैरिटी है नहीं, बट मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि आप Tier 3 की तैयारी भी अभी करना शुरू कर देना। कई बच्चों को पता है, ये पता ही नहीं है कि Tier 3 की तैयारी करना कैसे है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बुक कौन सी रेफ़र करें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कोई कोचिंग कर लें क्या। मैं आपको बताऊँ Tier 3 में पूछते क्या है, ऐसे और लेटर, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में, दोनों ही चीज़ में आपने एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या काम आ रहा है, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कितनी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं। और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने का तरीका क्या है, आप राइटिंग करो डेली बेसिस पे, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो उसी लैंग्वेज में आप राइटिंग करो। और राइटिंग अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें, मतलब एक्चुअली आप कोई स्टडी मटेरियल है, बुक से काम नहीं चलेगा। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा स्टफ पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप अच्छा ऐसे लिख पाओ। सरकारी योजनाएं कितनी सारी होती है, क्या इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी महामारी है ना, तो ये महामारी के ऊपर भी आ सकता है। कई सारे इश्यूज़ जो हैं करंट इवेंट्स के, उन पर फोकस्ड रहो, उनके बारे में पढ़ते रहो, और Tier 2 की तैयारी के साथ साथ तैयारी करते रहना इसको छोड़ना मत, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। और क्योंकि उन्होंने डेट अगर दे दी तो पॉसिबली SSC एग्जाम ले भी ले 1 नवंबर को, तो आपको उसको उस 100 नंबर को आपको छोड़ना नहीं किसी भी हाल में, ओके। तो इस पर फोकस करना। इसके अलावा जो Tier 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको कहना चाहता हूँ, देखो अगर आप केवल क्वांट और इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि 147 तो इधर कट ऑफ गया है, ये कट ऑफ है, ये मिनिमम मार्क्स हैं, मतलब कि सबसे आखिरी बच्चे के ये नंबर हैं, इसके ऊपर पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर OBC कैटेगरी, SC एंड ST कैटेगरी। अगर आपके 135 है OBC कैटेगरी में, तो आपको ये खुश होने की जरूरत नहीं कि आपके 10 नंबर ज़्यादा आ गया, 20 नंबर, तो आप सेफ हो। 20 नंबर तो वाकई में अच्छे होंगे, खैर 135 से 155, बट अगर बाउंड्री पे हो तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने JSO वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या AO वाले के लिए हो, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि होता क्या है ना, हमारा क्वांट में और इंग्लिश में यहाँ पर खूब स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्कोर ज़्यादा करते हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपको मिल सकता है। लेकिन वही अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाला अगर पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक आपको एज मिल जाती है। अगर आप क्वांट और इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो उसका कॉम्पेंसेशन आप स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हो। आप वहाँ अच्छी तैयारी करके तीनों का जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इन तीनों का मिलाकर जो स्कोर लेके आओगे, उससे आप JSO वाली पोस्ट ले सकते हो। और ये पोस्ट बहुत अच्छी है कई मायनों में। मैंने देखा है बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, बच्चों को ये लगता है कि ये सर्वे करना होता है, फील्ड पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो नॉन फील्ड वाली जो पोस्टिंग होती है ना, वो ज़्यादातर पोस्टिंग होती है मंत्रालयों में, जैसे कि भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय, DOPT हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर में ऑफिस जॉब होती है। और वो जॉब ऐसी होती है जहाँ पर, क्योंकि आपका पेरेंट मिनिस्ट्री नहीं है, तो आप पे इतना वर्कलोड भी नहीं होता है। और वर्कलोड नहीं का मतलब क्या है, मैं दिल्ली में रह के आप पढ़ाई कर लो, आपने जो भी फर्दर आपको पढ़ाई करना है,
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो 4200 ग्रेड पे के लेवल 6 की पोस्ट है। तो उस पोस्ट में जो आपको जो सुविधाएं और जो आपको मिल रहा है ना, वो मतलब इतना कंपटीशन फेस करके शायद एग्जाम भी क्लियर ना कर पाओ, उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना है, स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर आपका आउटकम बहुत बड़ा मिल सकता है, पूरा आपको सिलेक्शन ही हो सकता है। तो ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। मेरा तो यही आपसे रिकमेंडेशन है कि तैयारी अब आप अपनी थोड़ी ब्रॉड कर दो, आप थोड़ा व्यापक सोचो। आपको क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं, आपको टीए 3 के लिए भी पढ़ना है, पेपर जो आपका टीए 3 ऐसे और लेटर राइटिंग उस पर भी तैयारी करना है, राइटिंग स्किल भी इंप्रूव करना है, और टीयर 1 टीयर 2 में आपका जो इंग्लिश क्वांट तो है ही, अगर आप जेएसओ की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो स्टैट्स के लिए पढ़ना भी शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यही करना, कोशिश ये करना कि यार मेहनत खूब करना, जो समय बचा हुआ लगभग 100 दिन है, अभी 100 दिन में जान लगा देना, कुछ भी करके अपना सिलेक्शन इंश्योर करना। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम अच्छे नंबर लेकर आएँ, क्योंकि हमको अच्छी रैंक लगानी है, क्योंकि हमें अपनी इस जगह पसंद की जगह पोस्टिंग लेनी है। अगर आपको आपकी पसंद की पोस्ट मिल भी गई और आपको ऐसी जगह मिल गई जहाँ आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है और रिकमेंडेशन है कि आप बहुत मेहनत करना, अच्छे से जान लगा के पढ़ाई करना, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उदास मत हो, निराश मत हो। ये आखिरी एग्जाम नहीं है ज़िंदगी की, हो सकता है यहाँ से कुछ अच्छा निकल के आने वाला हो। तो अभी से अपने आप को समेट के वापस से पढ़ाई शुरू कर दो, आगे चल के कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, अगर मेहनत करोगे डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर डाउट्स मैंने आप पे क्लियर कर दिए होंगे। और भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा।